तो देखिए लाइव अलर्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की। तो देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव में सुबह से ही 90 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। तमाम लोग पहुंच रहे हैं, अपने अपने मतों का प्रयोग करते हैं और शाम के 6 बजे तक ये वोटिंग का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन इस बार जो जनता है वो किसके साथ खड़ी हुई नजर आती है, वो 8 अक्टूबर को नतीजे जब सामने आएंगे तब पता चलेगा। इसको लेकर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे, बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र में आपको बता दें कि 56,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ आज होना है। पीएम मोदी परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। कृषि और इसी के साथ ही पशुपालन के लिए 23,300 करोड़ रुपए यहां पर दिए जाएंगे। तो वहीं पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त भी वितरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। तो पीएम मोदी परियोजना का शुभारंभ करेंगे। कई परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन किया जाएगा। कृषि और पशुपालन के लिए 23,300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त भी वितरण की जाएगी। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र का दौरा कर 56,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम के इस कार्यक्रम की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के वाशिम जाएंगे और करीब 11:15 पर पोहरा देवी स्थित जगदंबा माता मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी वाशिम में संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे और तकरीबन 11:30 बजे प्रधानमंत्री बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन भी करेंगे। इन सभी कार्यक्रम के अलावा पीएम मोदी किसानों को और भी कई तरह की सौगात और महाराष्ट्र को विकास परियोजनाएं समर्पित करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा ये माना जा रहा है। अब इस दौरे से जुड़ी कुछ और जानकारी भी आप तक पहुंचाते हैं। तो देखिए पीएम मोदी का ये महाराष्ट्र दौरा है और किस तरह से शेड्यूल रहेगा, कौन कौन सी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात पीएम मोदी आज देने जा रहे हैं, उसको लेकर जानकारी देते हैं। तो महाराष्ट्र को 56,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज दी जाएंगी पीएम द्वारा। कृषि और पशुपालन क्षेत्र के लिए 23,300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा देखिए पीएम मोदी विभिन्न पहलों का शुभारंभ भी आज करेंगे जब महाराष्ट्र पहुंचेंगे। इसके अलावा 32,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। RAJVLR से BKC खंड का उद्घाटन भी इसमें शामिल है। देखिए मुंबई मेट्रो लाइन की हम बात कर रहे हैं, तीसरे चरण 1 की, जिसकी सौगात पीएम मोदी देंगे। तो RAJVL और इसी के साथ ही BKC मेट्रो स्टेशन से BKC से RAJVLR, ये तमाम वो सौगातें हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। मुंबई तक चलने वाली मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी भी इस दौरान पीएम मोदी द्वारा दिखाई जाएगी। उसके अलावा देखिए पीएम मोदी BKC और इसी के साथ ही सेंटा क्रूज स्टेशनों के बीच मेट्रो का सफर भी करेंगे। 9.4 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की सौगात भी पीएम मोदी आज देने जा रहे हैं। तो ये तमाम वो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जिनका शुभारंभ पीएम मोदी करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जो जारी होगी, इससे रिलेटेड जानकारी भी आप जान लीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त वितरित करेंगे पीएम मोदी। 1920 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं राष्ट्र को इस दौरान समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। तो ये वो तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं आज महाराष्ट्र जब पहुंचेंगे पीएम मोदी। इस तस्वीरें भी दिखाएंगे जब पीएम मोदी पहुंचेंगे। इस दौरे से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और खास करके देखिए महाराष्ट्र का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आने वाले समय में वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। अब एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र में संविधान बचाओ अभियान, कोल्हापुर में राहुल गांधी शुरुआत करेंगे इस अभियान की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले का ये रण रहने वाला है। आपको बता दें कि सामाजिक न्याय सम्मेलन के जरिए चुनाव प्रचार कांग्रेस की तरफ से किया जाना है। तो देखिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सामाजिक न्याय सम्मेलन को संबोधित करते हुए संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे और मौजूदा आरक्षण सीमा को 50% बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराएंगे। सामाजिक न्याय सम्मेलन की तारीख महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको यह भी बता दें कि चुनाव आयोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। इसके साथ ही राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए कोल्हापुर को इसलिए चुना गया है क्योंकि इसके पूर्व राजा राजश्री छत्रपति शाहू महाराज, साथ ही साथ प्रतिष्ठित मराठा नेता छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और कांग्रेस के मौजूदा लोकसभा सांसद छत्रपति शाहू महाराज द्वितीय के पूर्वज थे। इनको स्थानीय लोग सामाजिक न्याय के प्रणेता के रूप में याद करते हैं क्योंकि उन्होंने निचली जातियों को 50% आरक्षण दिया था। 5 अक्टूबर को
राहुल गांधी विभिन्न नागरिक समाज और सामुदायिक समूह को संबोधित करेंगे जो समाज के कमजोर वर्गों के बीच काम कर रहे हैं। और जब राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे, देखिए इन कार्यक्रमों में, तो लोगों के बीच भी पहुंचेंगे, संबोधित भी करेंगे और किस तरह की समस्याएं उनको झेलनी पड़ रही हैं, उनको जूझना पड़ रहा है समस्याओं से, उनको लेकर भी बातचीत की जाएगी राहुल गांधी द्वारा। तो देखिए आज ये जो दौरा है राहुल गांधी का काफी महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि 2 दिवसीय ये दौरा है। इससे जुड़ी कुछ जानकारी भी आप तक पहुंचाते हैं। तो ग्राफिक से कुछ जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कोल्हापुर से सामाजिक न्याय की जो बात आज राहुल गांधी करेंगे उसको लेकर जानकारी पहुंचाते हैं। तो देखिए राहुल गांधी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सामाजिक न्याय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में इस दौरान लोग पहुंचेंगे उन्हें सुनने के लिए। कोल्हापुर से संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। चुनावों से पहले जमीन तैयार करने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है कांग्रेस के लिए। मौजूदा आरक्षण सीमा को 50% बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को वो एक बार फिर से यहां पर दोहराएंगे जब लोगों के बीच पहुंचेंगे राहुल गांधी। तो देखिए राहुल गांधी ने कोल्हापुर को ही क्यों चुना है, अब ये भी जानिए राहुल गांधी ने कोल्हापुर को क्यों चुना है, इसके पीछे की वजह क्या है, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो देखिए कोल्हापुर पूर्व राजा राजश्री छत्रपति साहू महाराज थे, क्या हम बात कर रहे हैं। प्रतिष्ठित मराठा नेता छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के मौजूदा लोकसभा सांसद छत्रपति साहू महाराज द्वितीय के पूर्वज थे। स्थानीय लोग छत्रपति साहू को सामाजिक न्याय के प्रणेता के रूप में याद करते हैं। अब क्यों याद करते हैं ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि 50% आरक्षण जो लगातार काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी, उस मांग को पूरा किया था उन्होंने। तो ये वजह है कि कोल्हापुर को राहुल गांधी की तरफ से चुना गया। लेकिन आज जब राहुल गांधी पहुंचेंगे तो क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आएगी, वो तमाम तस्वीर आपको दिखाएंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। नक्सलवाद के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है सरकार। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में इसी को लेकर एक अहम बैठक बुलाई है। नक्सल प्रभावित राज्य के प्रतिनिधियों की बैठक होगी। तो आपको यह भी जानकारी दे दें कि 7 अक्टूबर को दिल्ली में गृह मंत्री की यह बैठक होने जा रही है और नक्सल प्रभावित राज्य के प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक होगी अमित शाह की। नक्सलवाद के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है और इस बैठक में नक्सलवाद का खात्मा किस तरह से किया जा सकता है उसको लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में ये बैठक बुलाई है। नक्सल प्रभावित राज्य के प्रतिनिधियों की ये बैठक है। तमाम अधिकारी पहुंचेंगे, प्रतिनिधि पहुंचेंगे और जानकारी तो ली ही जाएगी कि किस तरह से वहां पर जो नक्सलवाद है वो अपने पैर पसार रहा है, लेकिन उसका खात्मा किस तरह से करना है इसको लेकर भी बातचीत होगी। कई सारे राज्यों में एक जमाने में नक्सलवाद ने पैर पसारे थे। पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का एक कॉरिडोर की कल्पना करते थे और आज आप मुड़कर देखते हैं तो बस्तर के 4 जिले छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है। और मैं आपके प्रदेश में कहकर आया हूं 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसके पहले नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। तो नक्सलवाद जिसका जिक्र वो कई बार अपनी रैलियों में भी कर चुके हैं, तो इसको लेकर किस तरह से तैयारी है सरकार की, इसको लेकर जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो देखिए नक्सलवाद पर किस तरह से अब प्रहार किया जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें 7 अक्टूबर को दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग होगी और तमाम जो प्रतिनिधि हैं इस बैठक में पहुंचेंगे। मीटिंग में नक्सल प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे, उनसे बातचीत की जाएगी, मंथन होगा नक्सलवाद को लेकर। नक्सलवाद पर प्रहार की देखिए जो तैयारी है, इसमें गृह सचिव, आईबी चीफ, इसी के साथ ही अर्धसैनिक बलों के डीजी भी इस बैठक में पहुंचेंगे बातचीत के लिए। इसके अलावा देखिए एनआईए डीजी सहित गृह मंत्रालय के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भी पहुंचेंगे। उसके अलावा देखिए गृह मंत्री की तरफ से ऐलान किया गया था कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है, इसका सफाया करना है और इसी प्रण के साथ अब गृह मंत्री अमित शाह आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। तमाम जो प्रतिनिधि हैं यहां पर पहुंचेंगे और नक्सलवाद को लेकर एक बड़ी रणनीति यहां पर तैयार की जाएगी। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे।
बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आज जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी और 2025 के विधानसभा चुनावों को लेकर ये बैठक होगी। तो इस बैठक में मंथन किया जाएगा चुनावों को लेकर। तो देखिए, आज जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। चुनावों को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। तो बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जेडीयू ने एक बड़ी बैठक अब बुला ली है। जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक नीतीश कुमार ने बुलाई है। बैठक में 2025 में विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं उसको लेकर राजनीतिक प्रस्ताव पास होगा। झारखंड में भी आपको बता दें कि इस साल चुनाव होना है, तो उस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। बिहार में एनडीए गठबंधन के घटक दलों के साथ सीटों के तालमेल को लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अधिकृत किया जाएगा। दरअसल हाल ही में उमेश कुशवाहा के नेतृत्व में 118 सदस्यीय प्रदेश कार्यकारिणी बनाई गई है। इस साल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में की गई और अब प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक पटना में की जा रही है। तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। किस तरह से रणनीति बनाई जाती है, इसको लेकर नजर रहेगी। तो देखिए, चुनावी मोड में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। अब क्या कुछ रहने वाला है, इसको लेकर जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो देखिए, विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का समय है, लेकिन उससे पहले अपनी पार्टी के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है नीतीश कुमार की तरफ से। जेडीयू पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है और एक के बाद एक बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हाल ही में प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया था और इसी के साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने संगठन स्तर पर कई बदलाव भी किए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार ने ललन सिंह से राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान ले ली थी। उसके अलावा लोकसभा चुनाव के बाद संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया था। ये कई बदलाव इस दौरान पार्टी में देखने को मिले थे। माना यह जा रहा है कि बैठक में सीटों को लेकर भी जेडीयू के शीर्ष नेता कुछ फैसला ले सकते हैं, इसलिए भी ये जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो देखिए, ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर आज हमारी नजर बनी रहेगी।